इजिप्ट, दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर, फिरौन की सिटी। इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही क्लियरली बता दिया था कि तुम मुसलमान जरूर एक दिन इजिप्ट को फतह करोगे, लेकिन याद रखना, जब तुम इजिप्ट को फतह करो तो वहाँ के आम लोगों के साथ नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नाउ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर उनसे ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह किए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स शहीद हो गए और नए जनरल्स को चांस मिला कि वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सकें। तो अब इन बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। अमर बिन आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म हो गई और जब हजरत उमर को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। मतलब ऑफ कोर्स अगर हजरत उमर को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिकली हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर सीरिया पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। बट इजिप्ट ही क्यों? मुसलमान तो रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों साल से इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था, जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से हजारों साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसकी वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। बट वेट, ये तो 5000 साल पुरानी कहानियां हैं, तो आज हमें इस सब का कैसे पता है? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग्स देखी हैं, उन सब में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग्स यही दो टैबलेट्स हैं, जिसमें किंग नार्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौन को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्शियन फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और इन फिरौन ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौन की इबादत करने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौन के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौन की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में कुंदा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसकी नाक से ही बाहर खींच देते थे। जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांधी जाती थीं और फिर उसे बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा और ये बिल्कुल एक आम सी बात बन गई।
तो अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस ममीज से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ ममीज ही नहीं बल्कि अपनी ममीज के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग्स बड़ी होती गईं और इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी ममीज पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने लगे और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले फिरौन से भी बड़ा पिरामिड हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन खुफू का दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन 3500 साल बाद आखिर इस पिरामिड का रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया। लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्त में एफिल टावर और बाकी बिल्डिंग्स ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा है, वी ऑल नो दैट, जिसकी हाइट तो सबसे ज्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्जुल खलीफा को मिला लिया जाए तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी है। मतलब ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी से पार की जा सकती हैं। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इनको बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता था। इसीलिए ये पिरामिड आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी और हजारों साल में पहली दफा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपना सुपर पावर का टाइटल खो देगा। जैसे ही इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हुई, ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। लेकिन ये बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इस बच्चे को एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और वो इजिप्ट जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था, दोबारा उससे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यहीं इजिप्ट में रहने लगे और कुछ ही अरसे में इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई। इस नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये था कि आज के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ऑफ कोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा। जिस तरह आज भी अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बिल्कुल उसी तरह अमेरिका से इमिग्रेंट्स को निकालने का प्लान बनाया है। अब इजिप्ट के सारे बनी इसराइल को नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना दिया और इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों के गुलाम रहे। लेकिन इन 400 सालों में बनी इसराइल के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उनका एक पैगंबर आएगा जो उन्हें इस सख्त गुलामी से निकाल कर आजाद कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरौन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरौन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट की जमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से होगा, जो तुम फिरौन की इस 3000 साल की एम्पायर को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। जिसके बाद उसके सोल्जर्स हर घर में जाकर माओ से बच्चे छीनकर उनको मारने लगे। लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनके हाथ ना आ सका, उसे वो मार ना सके, बल्कि इस बच्चे को फिरौन अपने ही घर में पालने लगा। यहाँ से आगे जो हुआ वो हम सबको पता है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर बनने के बाद फिरौन के सामने आकर एक ही डिमांड रखी कि मेरे खानदान बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कर दिया जाए। और बहुत सारे मिरेकल्स के बाद आखिर फिरौन ने उनकी बात मान ली और बनी इसराइल को आजाद करके इजिप्ट से निकलने की इजाजत दे दी। जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक ही रात में 400 साल के बाद इजिप्ट को छोड़कर पैलेस्टीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के फिरौन रैमसेस ने बनी इसराइल को इजाजत देने के बाद भी अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिसके बाद रैमसेस अपनी फुल ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को खत्म करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचे, एग्जैक्ट उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रैमसेस फिरौन और उसकी पूरी फौज को इस पानी में गर्क कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री टैबलेट्स राइटिंग्स में कहीं भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें सिर्फ बाइबल और कुरान में मिलती है। लेकिन एक चीज हिस्ट्री और इन आसमानी किताबों में कॉमन है। मतलब आज दुनिया का हर हिस्टोरियन इस बात को मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन रैमसेस के मरने के बाद इजिप्ट कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फिरौन को नहीं बल्कि इजिप्ट के पिछले 3000 साल की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत की थी। रैमसेस इजिप्ट का आखिरी बड़ा फिरौन था जिसने अपने आप को और अपनी पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से खत्म कर दिया था।
جس کے بعد پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ صرف ایک عام انسان ہے، جس کے بعد یہاں سے پہلی دفعہ ایجپٹ اپنا سپر پاور کا ٹائٹل آہستہ آہستہ کھونے لگا، اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ آج تک اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کے پاس پیلسٹین میں دنیا کی ایک نئی سپر پاور سامنے آئی، جس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح آنے والے وقت میں ایجپٹ کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور اتنی کمزور ہوئی کہ بہت ساری امپائرز نے یہاں پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، جن میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر کے بعد فائنلی ایک نئی سپر پاور دی گریٹ رومن امپائر نے آخر ایجپٹ کو فل طاقت کے ساتھ فتح کیا، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی ایجپٹ پر راج کرتی رہی اور کوئی بھی ان سے ایجپٹ چھین نہ سکا۔ لیکن اب فائنلی 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا، اور مسلمان عمر بن خطاب کی خلافت میں رومن امپائر سے ایجپٹ چھیننے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔